नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अमेरिका भारत का साथ देने आया था, लेकिन रूस पूरी तरह न्यूट्रल था। हालांकि 1962 के दौरान रूस ने यूएनएससी में अपने वीटो पावर के इस्तेमाल से भारत को बचाया था। लेकिन आप में से कम लोग जानते होंगे कि 1962 में रूस को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इटली और तुर्की में परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे। अमेरिका की इस हरकत से गुस्से में आकर रूस ने भी अमेरिकी बॉर्डर पर क्यूबा के अंदर परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे। लेकिन आज फिर से क्यूबा के अंदर 1962 वाला मंजर दोबारा नजर आने लगा है, क्योंकि रूस ने अमेरिकी बॉर्डर पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, परमाणु हमले के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए जरा इटली चलते हैं। दोस्तों, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त मोदी इटली में मौजूद रहेंगे, ठीक उसी समय पश्चिमी देश रूस के तकरीबन $300 बिलियन से ज्यादा खजाने पे कमाए गए ब्याज को लूटकर यूक्रेन को सौंप देंगे। ये सब मोदी की आंखों के सामने होगा। इतना ही नहीं, इस बार के G7 सम्मेलन में रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। इन प्रतिबंधों में चीन को भी टारगेट पर रखने की कोशिश की जाएगी, जिसका सारा लाभ यूक्रेन को मिलने वाला है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या पीएम मोदी को G7 मीटिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस मीटिंग में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं होती, बल्कि सीधे तौर पर रूस के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। ऐसे में अगर मोदी बार बार इस मीटिंग में जाएंगे तो फिर भारत और रूस के भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस बारे में मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है ताकि वो अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से रूस के अंदर घुसकर हमला कर सके। मतलब सबसे पहले अमेरिका ने रूस की संपत्ति को जब्त करके धीरे धीरे यूक्रेन को देना शुरू कर दिया और अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके सीधे तौर पर रूस के अंदर हमला करने के लिए उकसा रहा है। इसके बाद पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले हैं और उन्होंने 60 साल बाद अमेरिकी बॉर्डर से मात्र 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में जबरदस्त भयावह मंजर पैदा कर दिया है। रूसी नौसेना की युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी ने अमेरिका के निकट अटलांटिक महासागर में क्यूबा जाते समय ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है। रूस की इन मिसाइलों का तोड़ अमेरिका के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब रूसी युद्धपोत अमेरिका के समुद्री तट से महज 25 मील दूर से गुजर रहा था, तभी हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई। अटलांटिक महासागर में रूस की यह हरकत 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिला रहा है। वो कोल्ड वॉर के इतिहास के सबसे तनाव भरे दिन थे। क्यूबा और अमेरिका के संबंध दशकों से मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन क्यूबा और रूस के संबंधों में निकटता देखी गई है। रूस अभी भी क्यूबा का प्रमुख आर्थिक मददगार देश है। क्यूबा पर अमेरिकी सैंक्शन लगे हुए हैं, इस कारण भारत भी उसे मेडिसिन सप्लाई करता है। क्यूबा ने रूस जॉर्जिया युद्ध में रूस का पुरजोर समर्थन किया था। क्यूबा में रूसी मूल के लगभग 55,000 लोग भी रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1962 में क्यूबा में क्या हुआ था, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका ने 1961 में क्यूबा में तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा था। फिर अक्टूबर 1962 में जो हुआ वो कोल्ड वॉर के सबसे भयावह पलों में से एक है। तब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। दरअसल तब क्यूबा को सोवियत रूस का पूरा समर्थन हासिल था। अमेरिका को यह पसंद नहीं था कि उसके पड़ोस में कोई कम्युनिस्ट देश रहे और उसे सोवियत रूस का समर्थन प्राप्त हो। तब अमेरिका ने इटली और तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थी। इसके जवाब में रूस ने भी अमेरिका के पड़ोसी क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। ये संकट 13 दिनों तक चला था। एक बार फिर से माना जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच संबंध उस लेवल तक बिगड़ सकते हैं और दोनों देश एक दूसरे के करीब परमाणु मिसाइल तैनात कर सकते हैं। हाल ही में नाटो देशों ने रूस के बॉर्डर पर परमाणु युद्ध अभ्यास किया था और अब रूस और बेलारूस ने भी मिलकर परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके कारण पूरी दुनिया पर संकट छाया हुआ है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 विदेशी महिलाओं के पास से 32 किलो सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 19 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी महिलाओं ने सोने को अपने अंडरगारमेंट्स और बैगेज में छिपा कर रखा था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक एयर होस्टेस से 1 किलो अवैध सोना उसके प्राइवेट रेक्टम में मिला था। आपको बता दें दोस्तों कि विदेशों से बड़े पैमाने पर भारत में सोने की तस्करी की जाती है।
तस्कर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से सोने की तस्करी करते हैं। वहीं इजराइल के हमास ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमास ने भी बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास चीफ सिनवार ने कहा है कि फिलिस्तीनियों की मौत हमारे लिए जरूरी है, इससे देश आजाद होगा। गाजा में सीज फायर से ज्यादा बमबारी से हमें फायदा है। सिनवार का मानना है कि लोगों की इस कुर्बानी से फिलिस्तीन को नई जिंदगी मिलेगी, इससे देश विकास और सम्मान की तरफ आगे बढ़ेगा। ये तस्वीर यामा सिनवार की है। माना जाता है कि इजराइल की जेल में बिताए 22 सालों ने उसे कट्टरपंथी बना दिया था। वहीं दोस्तों, इटली में पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ ड्रामा शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के G7 दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों की नापाक करतूत। इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। 13 जून को इटली रवाना होंगे पीएम मोदी। 13 से 15 जून के बीच होगा G7 शिखर सम्मेलन। कुवैत की बिल्डिंग में आग, 41 की मौत, मरने वालों में 10 भारतीय, 5 केरल के। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या, कई अस्पतालों में है भर्ती। इमारत में 140 मजदूर रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के बाद दर्जनों लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आग से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। आपको बता दें कि कुवैत की कुल 46 लाख की आबादी में विदेशियों की कुल संख्या लगभग 32 लाख है। कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। कुवैत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जहां से सबसे अधिक रेमिटेंस का पैसा भारत को भेजा जाता है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जनवरी में कुवैत सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे 1 लाख लोगों को निकालने का फैसला किया था। पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार इमरान खान। पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान ने किया दावा। गौहर खान ने दावा किया है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वे उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो वियतनाम ने एक बड़ी चाल चल दी है। पिछले 3 सालों में वियतनाम ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण जोर शोर से बढ़ाया है। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इन आइलैंड्स का एरिया अब 7 गुना बढ़ चुका है और इनका आकार अब चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स का आधा हो चुका है। वियतनाम की ये मूव साउथ चाइना सी में उसकी प्रेजेंस को और मजबूत करती है, खासकर चाइना के साथ उसके ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स के मद्देनजर। ये डेवलपमेंट न सिर्फ रीजनल डायनामिक्स को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। साउथ चाइना सी में टेंशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये एरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और मेजर शिपिंग लेन्स से गुजरता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चीन और वियतनाम के बीच ये टग ऑफ वॉर क्या मोड़ लेता है। साउथ चाइना सी एक बेहद महत्वपूर्ण मैरीटाइम कॉरिडोर है जिसके थ्रू हर साल $3 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है। ये क्षेत्र न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, बल्कि ग्लोबल शिपिंग लेन्स का भी एक अहम हिस्सा है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।